बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आज आपको सब्जी फसलों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशि खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। तेलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान देने की है योजना। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कुल 37 प्रकार की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप फसल विविधीकरण तकनीक अपनाते हुए खेती करें तो हर दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति में रहेंगे। फसल विविधीकरण मतलब एक ही खेत में एक ही साथ एक ही मौसम के कई अलग अलग फसलों की खेती करें। फसल विविधीकरण में किसी खेत को उसके आकार के अनुसार बांट ले और सभी हिस्से में अलग अलग फसल लगाएं। किसी में धान तो किसी हिस्से में दलहन, किसी में तिलहन, किसी में सब्जी लगाएं, किसी में अगात तो किसी में पिछात खेती भी कर सकते हैं। सबके तैयार होने का समय अलग अलग होता है। इससे हमेशा किसी न किसी फसल से आपकी आमदनी होती रहेगी। देखिए, फसल विविधीकरण का मतलब ये होता है कि आपके पास जो खेत है उसमें किसी एक तरह के फसल को ना उगा करके विभिन्न प्रकार के फसल को एक साथ उगाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास खेत है और आप उसमें सिर्फ धान की खेती करते हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ धान की खेती ना करें, उसमें आप थोड़ा सा दलहन फसल भी उगाएं, थोड़ा तिलहन फसल भी उगाएं। इसको हम लोग बोलते हैं फसल विविधीकरण। शिमला मिर्च की खेती के लिए सितंबर महीने से फसल लगाने का काम पूरा कर ले। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंद्रा की औसतन उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, अन्य धातु या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए 5 गंधपाश यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। ये कीट इसमें फंसकर मर जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, आपने कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में 24 घंटे का तापमान भी देखा। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दर्शकों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सब्जी फसलों के बारे में आज आपको जानकारी देंगे, तो हमारा पहला विषय है बैगन की उन्नत खेती और देखभाल कैसे की जाए। तो आइए चलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास और लेते हैं विशेष जानकारी। बैगन झारखंड प्रदेश की एक प्रमुख सब्जी फसल है। यहाँ इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। इसकी खेती के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी पौधशाला तैयार की जाती है। 3 सप्ताह में इसके पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी उन्नत खेती के लिए ऊपरी भूमि का चुनाव करना चाहिए, जहां जल जमाव की स्थिति ना हो। इसमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी में जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में हो। ऐसे खेत की 2-3 बार जुताई करके भूमि को समतल बना लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की उन्नत खेती एवं देखभाल के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। तो आइए जानते हैं कि
हमारे किसान भाई बैगन की उन्नत खेती एवं देखभाल कैसे कर सकते हैं। बैगन एक प्रमुख सब्जी की फसल है और हमारे पूरे देश के नहीं, हमारे झारखंड प्रदेश में अब तो बैगन की खेती पूरे वर्ष किसान भाई कर सकते हैं। अगर बुआई के समय की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जुलाई अगस्त के महीने में पौधशाला डाली जाती है और अभी एकदम पौध किसान भाइयों की तैयार होगी, क्योंकि पौधशाला में बुआई के करीब 20 से 25 दिन के बाद 3 सप्ताह में पौध लगाने लायक तैयार हो जाती है। और इसके अलावा गर्मा में सब्जी भी करते हैं, अप्रैल के महीने में करते हैं और बरसात के महीने में भी इसकी खेती होती है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपके भूमि के चुनाव के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ऐसी ज़मीन, ऊपरवार ज़मीन जिसमें जल भराव की समस्या ना हो और जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में हो, बैगन की फसल के लिए तो सबसे अच्छी है। लेकिन जो भी सब्जी फसलों की खेती किसान भाई करते हैं उसमें जीवांश युक्त खाद की मात्रा बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, बिचड़ा उत्पादन के समय बीज की ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिसमें रोगरोधी क्षमता हो। बैगन में जीवाणु मुरझा रोग की संभावना होती है, अतः अम्लीय मिट्टी में चूने का व्यवहार करना भी बहुत आवश्यक होता है। हमारे प्रदेश के लिए बैगन की बहुत सी विकसित किस्में हैं, जिसमें स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण नीलिमा तथा स्वर्ण अभिलंब प्रमुख हैं। बीजों की किस्मों के चुनाव के बाद बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रो ट्रे का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। बिचड़ा उत्पादन के विषय में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर किसान भाइयों को उन्नत किस्म का बीज मिल जाता है तो आधी समस्या उनकी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश में जीवाणु मुरझा रोग बीमारी काफ़ी बड़े पैमाने पे आती है और बैगन का फसल चूँकि सोलेनेसी परिवार की सब्जी है, इसमें भी काफ़ी बड़े पैमाने पे आती है और अवरोधी किस्में अगर नहीं हैं तो बैगन की खेती कर पाना अपने झारखंड में संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों को हम चूने के प्रयोग की बात भी कर देते हैं, क्योंकि करीब 5 से 7 कुंटल चूना प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य चूना आता है। अम्लीय मिट्टी में मिलाना बहुत ही आवश्यक है, इससे हमारा जीवाणु मुरझा रोग नियंत्रित रहता है। इसके बाद किस्मों के चुनाव में हमारे इस अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची से किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी किस्मों का विकास किया है। इसमें सामान्य किस्में और संकर दोनों किस्में हैं। आजकल तो निजी क्षेत्र में ज़्यादातर संकर किस्म के ही बीज उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोगों ने सामान्य किस्म में स्वर्ण श्यामली एक ऐसी किस्म है जो कि पूरे वर्ष खेती की जा सकती है और जीवाणु मुरझा रोग इसमें आता ही नहीं है, अवरोधी किस्म है और काफ़ी लंबे समय से किसान भाई इसकी खेती हमारे झारखंड में प्रदेश में कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर्ण श्यामली के अलावा स्वर्ण प्रतिभा एक बहुत ही अच्छी किस्म, बैगनी रंग की बैगन होते हैं इसमें। इसके अलावा स्वर्ण नीलिमा एक हमारी संकर किस्म है और इसके अलावा स्वर्ण अभिलंब भी एक किस्म हम लोगों ने विकसित किया है, जिसकी लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास तक चली जाती है और ख़ास तौर से जो हम लोग पकोड़े के रूप में यूज करते हैं उसके लिए एक किस्म हमारी और सब्जी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इन सभी किस्मों की उत्पादन क्षमता हम लोगों ने देखा है कि 800 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की है। किसान भाइयों, बैगन की सही बढ़वार के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग भी बहुत महत्व रखता है। इसकी खेती में 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस तथा 80 किलो पोटाश अनुशंसित मात्रा में व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में इस्तेमाल करने से फसलों की बढ़वार अच्छी होती है और ये रोग मुक्त होती है। और आजकल तो प्रो ट्रे में ही बिचड़ा उत्पादन हो रहा है। ज़मीन में ऊंची उठी हुई क्यारियों का ज़माना चला गया है। प्लास्टिक की ट्रे में जिसमें करीब 100 तक खाने होते हैं, उसमें हम लोगों कोकोपीट का प्रयोग करके बिचड़ा का उत्पादन करते हैं और ये बिचड़ा हमारा 3 सप्ताह में तैयार हो जाता है। तो अभी किसान भाइयों की फसल तैयार होगी तो हम सबसे पहले खेत की तैयारी की बात तो कर ही चुके हैं और अब खाद एवं उर्वरक की हम बात करना चाहेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, 3 हमारे जो रासायनिक उर्वरक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में देने की जरूरत होती है। बैंगन की खेती में खरपतवार की भी समस्या आती है। इससे बचाव के लिए प्लास्टिक मल्चिंग तथा टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। इससे खरपतवार के नियंत्रण के साथ साथ पानी की भी बचत होती है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम लोगों को प्लास्टिक मल्च का प्रयोग अभी करीब 100% की बात करें तो प्लास्टिक मल्च और टपकन सिंचाई विधि ये हमारे झारखंड प्रदेश में
शत रूप में किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पानी की भी समस्या रहती है। बरसात के मौसम में तो नहीं, जैसे अभी हमारा बारिश ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिन बाद, तो नवंबर दिसंबर के अलावा जब भी ज़रूरत हो टप्पन सिंचाई विधि का प्रयोग करें किसान भाई। इससे बूंद बूंद करके पानी पौधे की जड़ में जाता है और पूरा समुचित पानी का प्रयोग होता है। पानी की बचत तो होती ही है, साथ में इसका सही उपयोग भी हो पाता है। और हम लोगों ने देखा है करीब 60 से 70% पानी की बचत भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे सिंचाई के साधन ऐसे प्रदेश में जहाँ हम लोग 10 से 12% सिंचाई के साधन की बात करते हैं, पानी की कमी प्रतिदिन होती जा रही है। इसलिए टप्पन सिंचाई विधि का प्रयोग करने से एक तो खरपतवार का नियंत्रण नहीं होगा, दूसरे उचित मात्रा में पानी पौधे को मिलेगा और काफ़ी अच्छी फसल किसान भाइयों को मिली। किसान भाइयों, इन सब के अलावा बैंगन की फसल को कीट एवं रोगों से बचाने की आवश्यकता होती है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट फल एवं तनाछेदक कीट होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए लार्विन नामक दवा का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इसके अलावा जेसिड और एफिड जैसे रस चूसक कीटों से बचाव के लिए येलो ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से हमारे बैगन फसल में फल एवं तना बेधक कीट आता है। शुरू की अवस्था में जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तभी ये कीट हमारा जो तना बेधक कीट बाद में फल में बहुत नुकसान करता है, अटैक करता है। और किसान भाइयों को हम सलाह दे दें, खासतौर से बरसात के मौसम में, तो अगर खेत में देखें कोई भी पौधे के ऊपरी हिस्सा जिसको टिप कहते हैं मुरझा हुआ है, झुका हुआ है, तो उसको अविलंब हाथ से ही पत्ती के ब्लेड के सहारे किसी भी सहारे से तोड़ करके उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा जो इंसेक्ट पनपता रहता है और बाद में जब फूल वाली अवस्था आती है तो वो फूल में भी अटैक करता है और पूरे फसल को ख़त्म कर देता है। तो फल एवं तना बेधक कीट के लिए हम लोगों ने लार्विन नाम की दवा का प्रयोग करके देखा है। 150 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई अगर छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पे करेंगे तो इस फल बेधक कीट का नियंत्रण होगा। जेसिड और एफिड जो चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए हम लोगों ने पीले रंग का ट्रैप एक देखा है कि अगर उसको किसान भाई खेत में थोड़ी दूरी पे 5 से 10 मीटर के वर्गाकार जगह में एक ट्रैप काफ़ी होता है, उसको अगर लगा देंगे तो किसान भाइयों को जो चूसने वाले कीट हैं उस पर चिपक जाएंगे और दवा का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से वैज्ञानिकों की बातों पर ध्यान देकर उसे बैगन की खेती में उपयोग करेंगे तो किसान भाई इसकी खेती में आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। वे इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा विषय है सब्जी फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण के बारे में। फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इन तरीकों के कैसे किसान भाई हमारे अपनाएंगे, आइए हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ से। अपने झारखंड प्रदेश में सब्जियां किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। बरसात के मौसम में यहाँ टमाटर, बैगन, मिर्चा, बीन तथा सेम इत्यादि की खेती होती है। यहाँ इस मौसम में सभी प्रकार की सब्जियों में बीमारियों और कीटों की संभावना होती है। चूंकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय है, इस वजह से यहाँ की सब्जियों में सबसे ज्यादा लगने वाली बीमारी है मुरझा रोग। इसके निदान के लिए नर्सरी बनाते वक्त ही प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अप्रैल मई के महीने में नर्सरी बेड को सौर ऊर्जा से उपचारित करना बेहतर होता है। इसके अलावा जब आप बेड बनाते हैं तो उस वक्त इसमें करंज की खली तथा गोबर की सड़ी खाद का भी उपयोग करें। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों में सब्जी फसलों की उत्पादन हो रही है और ये आपके खेतों में लहलहा भी रही है, लेकिन ऐसे में एक समस्या होती है, वो होती है रोग एवं कीट जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि सब्जी फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट कौन कौन से हैं और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि खेत में टमाटर लग रहा होगा, बैगन लग रहा होगा, मिर्चा लग रहा होगा, तो ये जो है सो आपको सोलनेसिस वर्ग का फसल है, तो ये लगते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ जगह पर आप देखेंगे कि बीन लग रहा होगा, फ्रेंच बीन लगाते हैं लोग, सेम लगाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फसल लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सभी खास करके बरसात के मौसम में सभी फसल में जो है सो काफ़ी बीमारी और कीट का प्रभाव रहता है, जिससे किसान भाई परेशान रहते हैं। तो अगर अब हम मुख्य बीमारी की बात करें तो झारखंड में सभी लोग जानते हैं, जो हमारा रांची, हजारीबाग या लोहरदगा जो जोन है, इसमें आप देखेंगे कि चूँकि यहाँ का मिट्टी जो है सो अम्लीय मिट्टी है,
एसिडिक सॉइल है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत प्रमुख बीमारी जो है सो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग मुरझा रोग बोलते हैं। ये खास करके टमाटर, मिर्चा, शिमला मिर्च भी लगाते हैं या अन्य मिर्च भी लगाते हैं, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसके लिए जो है सो हम किसान भाइयों को हमेशा कहते हैं कि जब आप नर्सरी तैयार करते हैं उस समय से अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आपका इसका निदान बहुत आसानी से हो सकता है। नर्सरी तैयार करने के समय एक दो बात पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो चूँकि अभी आप क्रॉप लगा रहे हैं तो आपका नर्सरी जो है 1.5 महीना 1 महीना पहले आप लगाते होंगे, तो खास करके अप्रैल मई में जब गर्मी अधिक रहती है तो जो नर्सरी बेड है, जो छोटा सा नर्सरी बेड आप बनाते हैं, उसका सौर ऊर्जा से उपचारित करना चाहिए। सौर ऊर्जा से उपचार करना भी बहुत आसान है। जैसे ट्रांसपेरेंट जो है पॉलीथीन सीट मिल जाता है, सभी जगह ये उपलब्ध है। इसको आप ले सकते हैं, जो कि 150 से 200 माइक्रोन का होता है। उसके अलावे जब आप सीड बेड बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं ताकि उसमें पानी उनी नहीं लगे, और ऐसे भी गर्मी में पानी ज़्यादा आता नहीं है, बारिश होती नहीं है तो कोई इतना संभावना नहीं है। किसान भाइयों, सोलोनियस वर्ग की सब्जियों के बीज लगाते वक्त उसका उपचार अवश्य करना चाहिए। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। इसके अलावा सब्जियों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए मिट्टी को भी उपचारित करना बेहतर होता है। इसके लिए भी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है। बीज लगाते वक्त भी ध्यान देना है। जब भी आप सोलनेसियस सीड लगाते हैं, जैसे टमाटर, बैगन या मिर्चा इत्यादि हम बताएं, तो इसमें आपको जो है सो बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार और बिचरा उपचार भी हम बाद में बताएंगे, बिचरा उपचार भी करना चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा जो है आज के डेट में सभी दुकान में भी उपलब्ध है। ट्राइकोडर्मा बहुत संजीवनी और बहुत मॉनिटर कई नाम से उपलब्ध है बाज़ार में। और अगर आप कृषि अनुसंधान केंद्र से कहीं खरीदना चाहते हैं, ICR से या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदना चाहते हैं, बिरसा से खरीदना चाहते हैं या रामकृष्ण मिशन जो है रांची में, वहाँ से खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको प्योर ट्राइकोडर्मा का कल्चर जो है सो उपलब्ध हो जाएगा, जो कि ज्वार या बाजरा पर ग्रो किया होगा। उसका आप जो है सो सीड ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना करके जो है सो हम लोग उसका रेट बताते हैं किसानों को कि 4 से 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से डालना है। तो आपको तो बहुत कम सीड लगेगा, उस हिसाब से बहुत थोड़ा मात्रा से सीड उपचार कर सकते हैं। सीड उपचार करने के अलावे जो है सो आप मिट्टी का भी उपचार करना चाहिए, है ना। मिट्टी का उपचार करना भी बहुत उपयोगी है। मिट्टी उपचार करने के लिए जो आप नर्सरी बेड बनाए हैं, तो जो आपको ट्राइकोडर्मा का जो सोल्यूशन है उसका आप घोल बना लेंगे। घोल बना करके आप थोड़ा सा गोबर खाद जो आपको डालने के लिए हम बताए थे, वो गोबर खाद पर उस कल्चर को डाल देंगे। डाल करके 10-15 दिन उसमें ग्रो करा लेंगे, और उस गोबर खाद को आप जो है सो बिचरा स्थल में, जहाँ पर बिचरा बना रहे हैं, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। या उसके अलावे अगर खेत में अगर आप करना चाहते हैं तो खेत में थोड़ा अधिक मात्रा में आपको देना पड़ेगा गोबर। जैसे कि 1 एकड़ के लिए अगर हम बात करें तो 20 से 25 केजी आप गोबर लेंगे और उसमें ट्राइकोडर्मा का कल्चर डाल करके उस पर ग्रो करा करके फिर आप खेत में जुताई के समय डाल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। किसान भाइयों, जब बिचड़ा तैयार हो जाता है तब उसे खेत में लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना बेहतर होता है। यदि आप रासायनिक विधि से बिचड़े उपचारित करना चाहते हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। इससे मुरझा रोग एवं फसलों का बचाव किया जा सकता है। उसके बाद जो है जब आपका बिचरा निकल जाएगा तो फिर इसी 2 दवाई से, ट्राइकोडर्मा से संभव हो तो बिचरा उपचार जरूर करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा से भी, ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 5 से 10 ग्राम आप इसका उपयोग कर सकते हैं। घोल बना के उसको 20 से 25 मिनट रखना है। उसके बाद आप सीडलिंग को लगा सकते हैं। उसके अलावे अगर आपको नहीं मिल पाता है ट्राइकोडर्मा तो भी जो है आप केमिकल का यूज करें। केमिकल में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बताए उसका घोल बना करके उसमें 20 से 25 मिनट डाल करके आप खेत में लगाएं। तो शुरू से अगर आप ये व्यवस्था करेंगे तो ये मुरझा रोग जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसान भाई बिचरा का उपचार नहीं कर पाते हैं, बीज का उपचार नहीं कर पाते हैं, तो खेत में अगर ये समस्या होता है तो उस समय भी किसान भाई जो है उस समय थोड़ा सा आपका कंट्रोल कम होगा। उस समय कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो खेत में किसान भाइयों को हम बोलते हैं कि तत्कालिक जो है कॉपर फंजीसाइड अगर उपलब्ध है तो उसका घोल बना करके या उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके दोनों का घोल बना करके सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो इसमें एंथ्रेक्नोज की संभावना ज्यादा होती है। इससे बचाव के लिए एंथ्रोकोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जब आप मिर्चा लगाते होंगे तो मिर्चा में भी देखे होंगे कि उस पर आपको फ्रूट्स पर जो है सो धब्बा लगता है।
आप देखे होंगे कि जो शुरू से जो है सो स्टार्ट होता है धब्बा बनना और नीचे की तरफ आता है, जिसको कि हम लोग डायबैक बोलते हैं या एंथ्रेक्नोज डिजीज बोलते हैं। तो मिर्चा में ये बीमारी बहुत अधिक आता है। तो मिर्चा में अगर एंथ्रेक्नोज आता है तो किसान भाई इसके लिए जो है सो हम किसान भाई को बोलते हैं कि जैसे एंट्राकोल, प्रोपिनोप जिसका केमिकल है प्रोपिनेप, उसका जो है छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी फंजीसाइड का उपयोग शुरू में ही करना चाहिए, नहीं तो मिर्चा में ये डायबैक की समस्या बहुत अधिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि और कोई दूसरा फसल आप लगाते हैं, जैसे फ्रेंच बीन लगाते हैं, सेम लगाते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि किसान भाई को एंथ्रेक्नोज बीमारी आता है। और एंथ्रेक्नोज का बीमारी आने पर जो है सो जो कि क्लोटेट्राइकम के द्वारा होता है, दोनों में, मिर्चा में भी वो, लेकिन अलग अलग स्पीशीज है, तो उस समय हम इनको दवा इस तरह का माने उपयोग करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावे कद्दू तथा फ्रेंच बीन में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है। इसके लिए कैटाथन फंजीसाइड का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत सारा कद्दू वर्गीय फसल है या फ्रेंच बीन ये सब है, तो उसमें कभी कभी आप देखेंगे कि बीन का फसल है, तो उसमें भी आप कभी कभी देखेंगे कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रयोग होता है। पाउडरी मिल्ड्यू बहुत तेज़ी से आता है। उसमें देखेंगे कि पत्ता के ऊपर जो है सो पूरा सफ़ेद चूर्ण जो है वो आपको दिखेगा। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, जिससे पत्ता पूरा सड़ जाता है और बाद में जो है सो मतलब वो पूरा पौधा खराब हो जाता है, आपका फल नहीं निकलता है। तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रयोग होता है तो इस समय भी हम किसान भाई को बोलते हैं कि कुछ केमिकल फंजीसाइड, जैसे कि सल्फर ग्रुप का कोई फंजीसाइड है, जैसे केराथान हो या अन्य कोई भी फंजीसाइड का अगर प्रयोग करते हैं सल्फर ग्रुप का, तो उससे क्या होगा कि इसका निदान हो सकता है। उसी तरह देखेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रयोग भी जो है सो आप बहुत सारे नेनुआ जो किसान लगाते हैं उसमें भी देखेंगे पत्ता पर जो है सो डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी फैला हुआ। उसमें देखेंगे मटमैला कलर का जो फफूंद है नीचे के तरफ से उगना स्टार्ट होता है और बाद में वो ऊपर भी सिम्टम्स दिखता है। तो इसके लिए भी जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब के लिए हम किसान भाइयों को सल्फर ग्रुप के अलावे जो है सो टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल अगर ये मिलता है, उपलब्ध होता है, तो किसान भाई को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इसका बहुत कम मात्रा जो है सो 2 ml या 2 ग्राम, अगर पाउडर है तो 2 ग्राम और लिक्विड है तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। इस तरह से यदि सब्जी फसलों में लगने वाले रोगों की पहचान कर उचित दवा का प्रयोग किया जाए तो किसान भाई भारी नुकसान से बच सकते हैं और सब्जी की अच्छी फसल लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का जो कार्यक्रम है आप सबों को पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।